हेलो स्टूडेंट्स, जियोपोल आईएएस की इंडियन इकोनॉमी की क्लासेज में हम लोगों ने रमेश सिंह सर की किताब शुरू की थी। इसका पहला चैप्टर आप लोगों ने देखा। आज हम लोग चलेंगे इसके दूसरे चैप्टर पे, सेकेंड चैप्टर, जो बेस है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, या इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय पर आधारित ये चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय। इसका मतलब है कि हम देखेंगे कि नेशनल इनकम यानी किसी भी देश की इनकम जो जनरेट हो रही है, जो वेल्थ क्रिएट हो रही है, इसको कैसे मेजर करते हैं, कौन कौन से इसके कॉन्सेप्ट है जिसको जानना जरूरी है इकोनॉमी सब्जेक्ट में इंटर मारने के लिए। तो सबसे पहले हर एक देश में एक चिंता होती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इनका परिणाम क्या निकल रहा है। हम अपनी इनकम को बढ़ा पा रहे हैं, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसको लेके सबसे पहली चीज जो पैदा हुई थी 1944 के आसपास में, कुजनेट्स। इसको ठीक से लिख देते हैं, थोड़ा सा नाम इनका कठिन है। कुजनेट्स ने किसी भी देश की जो इनकम है, जो प्रोडक्शन है, इसको नापने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए। जैसे उन्होंने जीडीपी की अवधारणा सामने रखी, एनडीपी की अवधारणा सामने रखी, जीएनपी की अवधारणा सामने रखी, एनएनपी की अवधारणा सामने। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद से जितने भी संस्थान थे, जैसे वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, इन सब लोगों ने इन सब चीजों को मान्यता दी और धीरे धीरे ये इकोनॉमी को पढ़ने का, किसी भी देश की इकोनॉमी को समझने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम आज की क्लास में इन्हीं को पढ़ेंगे, इनको, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इनको चेक करने के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला है जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद के कॉन्सेप्ट को इसलिए समझना जरूरी है कि जितनी भी चीजें अभी हमने आपको बताई, चार चीजें, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या है। इसकी डिफिनीशन है किसी देश की सीमा के अंदर, किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं, समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी तो ये है इसकी परिभाषा। किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। इस परिभाषा में जो आप लोगों को ध्यान देना है वो इन चीजों पर देना है कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो महत्व रखती हैं इस परिभाषा में। सबसे पहला यह है कि किसी देश की सीमा के अंदर, यानी जब हम जीडीपी की बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, तो इस घरेलू का मतलब क्या हुआ? घर के अंदर, यानी कोई देश की जीडीपी नाप रहे हैं तो उस जीडीपी में देश की सीमा के अंदर जो चीजें प्रोड्यूस होंगी उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है। अगली चीज है उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इसका मतलब है, जो अंतिम शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब है, अंतिम शब्द ये होता है कि ऐसी चीज जो अंतिम उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता तक
पहुंच गई हो। इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है एमआरएफ, ये एमआरएफ बनाती है टायर। अगर यही टायर हम और आप एक सामान्य आदमी हैं, इसको खरीदते हैं और अपनी बाइक में लगा देते हैं, अपनी बाइक में लगा दिए, तो ये जो टायर है यूनिट नंबर वन, ये जो टायर बनाया है एमआरएफ कंपनी ने, वो अंतिम कंज्यूमर की बाइक में लग गया, तो ये जो टायर है ये जीडीपी में जाएगा, ये अंतिम प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अगर इसी का यूनिट नंबर 2 है, ये टायर है, ये खरीदा होंडा कंपनी ने। अब होंडा कंपनी बनाती है कार या बाइक, तो इस कंपनी का जो लास्ट प्रोड्यूस है, जो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, वो कार या बाइक होगी। तो जो टायर एमआरएफ कंपनी का होंडा कंपनी के पास गया, वो जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो कार के साथ जुड़ेगा ना, कार की जो प्राइस होगी उसमें इस टायर की प्राइस इंक्लूड होगी। यानी ऐसी कोई चीज जिसमें अभी वैल्यू एडिशन की संभावना है, उसको हम जो है जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं, केवल फिनिश्ड गुड्स को इसमें जोड़ा जाता है। क्लियर है? जैसे हम दुकान पे गए, हमने आटा खरीद लिया, आटा खरीदा, हम अपने घर पे ले आए, उसकी रोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो वो प्रोड्यूस है आटा, वो जीडीपी में जाएगा। लेकिन अगर वही आटा किसी बेकरी वाले ने खरीदा, अब उस बेकरी वाले के पास जाने के बाद उस आटे में वैल्यू एडिशन होगा, उससे केक बनेगा, उससे ब्रेड बनेगा, तो ब्रेड और केक ये जो है फाइनल गुड होगा, ये जो आटा खरीदा गया वो फाइनल प्रोड्यूस नहीं माना जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो परिभाषा के एक एक शब्द को ठीक से समझिए। इसका मतलब है कि अंतिम वस्तुओं, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जो अपने अंतिम कंज्यूमर के पास पहुंच गई है, जिसमें वैल्यू एडिशन की कोई संभावना अब नहीं बची है। अगली चीज है कुल मौद्रिक मूल्य, यानी कि जब भी जीडीपी हम व्यक्त करेंगे तो किसी न किसी करेंसी में व्यक्त करेंगे। रुपए में व्यक्त कर सकते हैं, डॉलर में व्यक्त कर सकते हैं, पाउंड में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमने 1 लाख मोटरसाइकिल बनाई, हमने 1 लाख कार बनाई, नहीं, उसकी वैल्यू निकालेंगे किसी न किसी करेंसी में, उसमें प्रदर्शित करेंगे, उसी को बोलते हैं जीडीपी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है? मतलब कि फिनिश्ड गुड्स की बात होगी यहां पर, बाउंड्री के अंदर किसी देश की। ठीक है? इतनी चीज क्लियर। इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें किस पे जोर दिया गया है? विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, देश की सीमा के अंदर, और फिनिश्ड गुड्स को इसमें लेंगे और इसको व्यक्त किस में करेंगे? मॉनेटरी वैल्यू में व्यक्त करेंगे, मौद्रिक मूल्य में, यानी किसी न किसी करेंसी फॉर्म में व्यक्त करेंगे। ठीक है? अगली चीज देखिए, इसी से जुड़ा हुआ अगला जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है जीडीपी के बाद एनडीपी, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए, कोई भी प्रोड्यूस हम बनाते हैं, कोई भी उत्पादन हम करते हैं, तो उस उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ जो हमारी कैपिटल गुड्स होती है, उनकी वैल्यू में कमी आती है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन होता है, यही, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। इसका मतलब यह होता है कि जब कोई चीज का प्रोडक्शन हम करते हैं, तो उस प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो हमारी कैपिटल गुड्स यूज हो रही हैं, उनकी वैल्यू कम होती रहती है। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने एक टैक्सी खरीदी 10 लाख की। अब 10 लाख की टैक्सी उसने खरीदी है, हर टैक्सी की उम्र है 10 साल, 10 साल ये चल सकती है, 10 ईयर चल सकती है, यानी 10 साल तक ये टैक्सी उस व्यक्ति को रेंट पर देगा, तो पैसे कमा कर देगी। मान लीजिए कि अगर ये हर साल इस टैक्सी से
हर साल इस टैक्सी से कुल 2 लाख की आय हो रही है। तो ये जो 2 लाख है, ये है इसकी ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम है। लेकिन इस 2 लाख की इनकम जनरेट करने के चक्कर में ये 10 लाख रुपए की कार एक साल में, 10 साल में जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। इसलिए एक साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी 9 लाख। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए का कैपिटल डिप्रिसिएट भी हो गया। तो ग्रॉस इनकम इसकी होगी 2 लाख और नेट इनकम इसकी कितनी होगी, यानी शुद्ध आय कितनी होगी? शुद्ध आय होगी इसकी 1 लाख। यही कॉन्सेप्ट हम जो है जब देश के रूप में लगाते हैं तो हमारी ग्रॉस इनकम में ये लिया जाएगा कि सब की सब जितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सारी चीजें ही हमने इंक्लूड कर ली, उसकी वैल्यू निकाल ली, वो हो जाएगा जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही हम नेट की बात करेंगे कि शुद्ध हमारी आय कितनी हुई है, तब हमको ये देखना पड़ेगा कि उस उत्पादन की प्रक्रिया में हमारी जो प्रोडक्ट हैं उनका डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास कितना हुआ है। तो जैसे ही इसका संबंध क्या बनेगा, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर हो रही है इतनी बात? यानी जब कुल आय में से जो मूल्य ह्रास है उसको हम घटा देंगे तब हमको मिलेगा एनडीपी। और मूल्य ह्रास को लेके एक चीज हमको और समझ के चलनी है कि मूल्य ह्रास निकालने के लिए हर एक सेक्टर का एक क्राइटेरिया बनाया जाता है जो हर देश में अलग अलग होता है। जैसे देखिए भारत का अगर केस लें, भारत में जैसे जो घर हैं, घर में जो डेप्रिसिएशन लिया जाता है, डेप्रिसिएशन लिया जाता है 1% पर ईयर लिया जाता है। ये माना जाता है कि भारत में जिस तरह के घर बनाए जाते हैं, जितना मजबूती से बनाए जाते हैं, एक घर की लाइफ 100 साल होती है। तो 100 साल अगर एक घर की आयु है तो वो घर एक साल में 1% उसमें डेप्रिसिएशन लगेगा। इसी तरह से जैसे भारत में भारी वाहन है, भारी वाहन जैसे ट्रक और ये सब, इसमें जो डेप्रिसिएशन वैल्यू ली जाती है वो 20% ली जाती है पर ईयर। यानी कि अगर कोई ट्रक मालिक है, वो इनकम जनरेट कर रहा है हर साल, तो जितनी इनकम जनरेट करेगा उसको जब नेट पे हम करेंगे तो उस पूरी व्हीकल के प्राइस का 20% उसमें से घटाना पड़ेगा। क्योंकि ये माना जाता है कि जो भारी वाहन है वो अच्छी तरह से 5 से 6 साल ही चल पाते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं डेप्रिसिएशन। और इसकी जो रेट होती है अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग देश में अलग अलग होती है। तो जब हम अपनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन सालाना आधार पर घटा देते हैं तो हमको प्राप्त होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है नेट जीएनपी। जीएनपी इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। अब देखिए इसकी भी तुलना हम लोग करेंगे जीडीपी से ही। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसको कहते हैं, इसको लिखते हैं किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जीएनपी कहलाता है। अब देखिए पहले में था किसी देश की सीमा के अंदर,
यहां पे कहा जा रहा है किसी देश के नागरिकों द्वारा, यानी सिटीजन्स द्वारा। इसी चीज को हमको ध्यान रखना है कि यहां पे जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे केवल सिटीजन्स की। अब इसको ध्यान में रखते हुए देखिए कि ऐसा हमेशा ही होगा कि इंडिया के कुछ नागरिक, कुछ इंडियन सिटीजन विदेश में काम कर रहे होंगे और बहुत से विदेशी लोग जो है भारत में भी काम कर रहे होंगे। इसके अलावा हम विदेशों से बहुत सी चीजें प्राप्त कर रहे हैं, बहुत सारा धन हमारे पास आ रहा होगा और इसका विपरीत प्रोसेस भी चल रहा होगा। हमारे यहाँ से बहुत सारी धन जो है वहां जा रहा होगा, हम बहुत सारी वस्तुओं का निर्यात कर रहे होंगे, बहुत सारी वस्तुओं का आयात कर रहे होंगे। इन सब को जब समायोजित किया जाता है जीडीपी के साथ तो हमको मिलता है जीएनपी, यानी कि फार्मूला क्या बनेगा, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। अब x में क्या फैक्टर आएंगे, यहां पर x क्या है, x इज इक्वल टू भारत के जितने लोग बाहर काम कर रहे हैं विदेशों में, उनकी इनकम को इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है भारतीय लोगों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। इसका मतलब हुआ कुल प्राप्त प्रेषण, यानी इंडियन लोगों ने भारत में जितना पैसा भेजा, इसके बाद इसमें क्या जुड़ जाएगा, भारत सरकार ने बहुत सारा ब्याज भी लिया हुआ है, बहुत सारा लोन लिया हुआ है, जिसका ब्याज हमको विदेशी संस्थाओं को देना पड़ता है। किसी देश से लिया है, वर्ल्ड बैंक से लिया है, आईएमएफ से लिया है, ऐसी बहुत सारी संस्थाओं से बहुत सारा लोन भी दिया है। यानी कि भारत सरकार जो भी ब्याज अदा कर रही है, जितना भी ब्याज भारत से दे दिया जा रहा है वो भी इसमें आएगा। इसके अलावा हम आयात और निर्यात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे देश से बहुत सारी चीजें विदेशों में आयात निर्यात की जाती हैं, वहां से उसके बदले में पैसा आता है। लेकिन इसी के साथ इसी का उल्टा भी है कि हम बहुत सारी चीजों को आयात करते हैं, उसके बदले में हम पैसे का पेमेंट करते हैं, यानी कि भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन का हम लोग इसको लिखते हैं आयात निर्यात का संतुलन। अब अलग अलग देशों के लिए जिस देश का निर्यात ज्यादा होगा वो ये पॉजिटिव में होगा, जिस देश का आयात ज्यादा होगा उसके लिए निगेटिव में होगा, जिस देश को ब्याज देना कम होगा लेना ज्यादा होगा, यानी जो देश अधिक से अधिक लोन दिया होगा दूसरे देशों को उसका ये पॉजिटिव हो जाएगा। जिस देश के लोग अधिक संख्या में विदेशों में रह रहे होंगे वहां पर उसको रेमिटेंस या प्रेषण ज्यादा प्राप्त होगा। क्लियर है इतनी बात, ये सारी चीजें होंगी। इसके उल्टा एम क्या है, यहां पर विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित आय, यानी जो पैसा वो अपने देश में भेज रहे हैं। जैसे होंडा कंपनी भारत में काम कर रही है, यहां पर वो कारें बना रही है, होंडा का एक उदाहरण हम लोग लेके चल रहे हैं। तो होंडा कंपनी जापान की है, तो जरूर कुछ जापानी लोग वहां पे काम कर रहे होंगे, वो भारत में काम कर रहे होंगे, लेकिन जो इनकी इनकम होती होगी उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने देश में अपने परिवार के पास भेजते होंगे। तो इस तरह की चीज तो ये आ जाएगी, इसमें से घट जाएगी। अब अगर पूरी सिचुएशन पे हम गौर करें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय लोग विदेशों से बहुत सारा पैसा काम करते हैं वहां पे और बहुत सारा पैसा भारत भेजते हैं वापस अपने घर रेमिटेंस के रूप में। इसमें भारत नंबर 1 पे है कई सालों से। जैसे 2 साल पहले $100 बिलियन जो है भारत के लोगों ने अपने देश भेजा था। इसमें हम पॉजिटिव उसमें चल रहे हैं, लेकिन भारत के पास जितना भी लोन है भारत सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा, उसके ब्याज की देयताएं बहुत ज्यादा है, यानी हर साल भारत सरकार बहुत सारा लोन का ब्याज देती है, तो ब्याज देयताएं बहुत भारी संख्या में है। इसके अलावा हम आयात और निर्यात के जो कंडीशन है इसमें भी हम निगेटिव में है इस समय।
विदेशी लोग, जितने लोग विदेशी भारत के लोग विदेश में काम करें, उतनी बड़ी संख्या में विदेशी हमारे यहाँ काम नहीं करते हैं। तो इन दोनों के संतुलन में तो हम प्लस में हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जीएनपी और जीडीपी के आपसी संबंध की, तो वहां पर स्थिति ये आती है कि भारत की जीडीपी हमेशा जीएनपी से अधिक होती। इसका कारण यह है कि रेमिटेंस तो हमारे यहाँ ज्यादा है। इंडियन लोग विदेशों में जाके काम करते हैं, उसका बहुत सारा पैसा भारत में भेजते हैं। लेकिन हमने अतीत में बहुत सारे लोन लिए हैं, उनकी ब्याज देयताएं बहुत ज्यादा हैं। हमारा जो विशेषतः वस्तु व्यापार है दूसरे देशों के साथ, यानी आयात निर्यात जो हम करते हैं, ये हमारा खाता हमेशा निगेटिव में रहता है, बहुत भारी मात्रा में निगेटिव में रहता है। इस कारण से हमारी जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होती है। जीडीपी की अपेक्षा जीएनपी को थोड़ा बेहतर जो है वो माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि जीडीपी जो है वो, इसकी कमी क्या है? जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी कमी ये है कि ये मात्रात्मक अवधारणा है। ये केवल इस बात पे विचार करता है कि हम आज हमारी जो प्रोडक्शन थी या जो आय थी वो मान लीजिए 1 लाख करोड़ है, 1,05,000 करोड़ हो गई, बस इतना ही इससे पता चलता है। इससे ये नहीं पता चलता है कि असमानता कम हुई या नहीं। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, जो इनकम का, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक समान है कि नहीं, ये नहीं पता चलता। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि हमारा ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लेकिन समाज के किस हिस्से की बढ़ रही है ये नहीं पता चलता है। ये दोनों ही समस्याएं जीएनपी के साथ भी हैं, लेकिन जीएनपी एक मामले में इससे बेहतर है। वो मामला ये है कि कम से कम जीएनपी से जो पता चलता है, ये पता चलता है कि अन्य देशों के साथ संबंधों में हम कहां हैं। यानी दूसरे देशों के साथ, जो दूसरे देश दुनिया में कर रहे हैं, उसके साथ हमारी क्या कंडीशन है, ये चीज कम से कम जीएनपी से पता चल जाती है। हम कंपेयर कर सकते हैं कि दुनिया के और देशों की अपेक्षा हमारी इकोनॉमी कितनी कमजोर है, हमारी व्यवस्था कितनी बेहतर चल रही है। ये सारी कैलकुलेशन हम जीएनपी से कर सकते हैं, लेकिन जीडीपी से नहीं कर सकते। जीडीपी केवल एक हमको डेटा देती है कि एक मात्रा में कि हमारे कितना उत्पादन पहले की अपेक्षा बढ़ गया या पहले की अपेक्षा घट गया। इसके क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट पर इसका कोई जोर नहीं है। इससे हमको ये बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हमारे यहाँ लोगों का जीवन स्तर कैसा हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हुई कि नहीं हुई, ये सब कुछ नहीं पता चलता है। ये सारी प्रॉब्लम जीएनपी के साथ भी है, लेकिन जीएनपी से कम एक चीज और एक्स्ट्रा पता चलती है। वो चीज ये है कि जीएनपी की बात जब होती है तो ये कम से कम विदेशों के साथ अपने संबंध में हमारी तुलना का एक पिक्चर पेश करती है कि हम विदेशियों के साथ संबंधों को जब शामिल कर लेते हैं, तब दुनिया में हम कहां पे खड़े हैं, ये कम से कम जीएनपी से पता चल जाता है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एनएनपी। अब एनएनपी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब जीएनपी हम निकाल चुके हैं। अब देखिए क्या फार्मूला बनेगा, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस वही डेप्रीसिएशन। जब हम मूल्य ह्रास को निकाल देंगे, हमारी कैपिटल गुड्स की वैल्यू में जो कमी हुई है उसको जब हटा देंगे, तो जीएनपी बन जाएगा एनएनपी, या नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये बन जाएगा। तो हम पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार सुने। सबसे पहले हमने क्या देखा, जीडीपी देखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बाद ये क्या है, देश की सीमा में। इसके बाद आया
जीएनपी ये क्या है? देश के नागरिकों द्वारा। ठीक, इसके बाद हम आए एनएनपी में। ये कैसे हुआ? ये जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट को आप अभी जान के रखिए। अब अगली चीज जो हमको जाननी है वो ये जाननी है कि जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब कुछ हमको नापना किस में है? मौद्रिक वैल्यू में। मौद्रिक मूल्य उसका देखना है, यानी मौद्रिक। यानी अब बात आएगी कि उसकी प्राइसिंग क्या फिक्स की जाएगी, किस दाम पे हम उसको देखेंगे। तो इसमें हमारे सामने दो कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट आएगा बाजार मूल्य, और दूसरा आएगा बाजार मूल्य के बाद साधन लागत। बाजार मूल्य का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में बेचते हैं तो जिस वैल्यू पर किसी भी वस्तु को या सर्विस को बेचा जाता है वो उसका बाजार मूल्य होता है। यानी कि जिस मूल्य पर उपभोक्ता को वस्तु या सेवाएं मिलती हैं, उसको क्या बोलेंगे? किसी भी वस्तु या सेवा की मूल्य। जैसे एमआरपी, एक साबुन खरीदने के लिए गए, उस पर लिखा हुआ है एमआरपी 50 रुपए, यानी उस जो साबुन है, जो एक वस्तु है, उसका बाजार मूल्य कितना होगा? 50 रुपए। इसके अलग एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं साधन लागत या फैक्टर कास्ट। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर कास्ट। और इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कास्ट जो होता है इसको बोलते हैं किसी उत्पाद के उत्पादन में विनियोजित धनराशि। मतलब कोई प्रोडक्ट जो बनाया, जैसे साबुन है, उसकी एमआरपी 50 रुपए है, लेकिन 50 रुपए ही पूरा खर्च नहीं किया गया होगा उसका प्रोडक्शन करने में। उसका प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल की कास्ट लगी होगी, लेबर की कास्ट लगी होगी, इसके बाद जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है वहां पर मशीनों की कास्ट लगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कास्ट लगी होगी, वहां पर जो सेटअप बनाया है उसका एवरेज कास्ट उसमें कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद कुछ प्रॉफिट भी दिया जाएगा जो प्रोडक्शन कर रहा है। इसके बाद एक वैल्यू निकल के आएगी कि एक्चुअल में ये साबुन तैयार हुआ 45 रुपए का। ठीक है, जब यही साबुन जाएगा बिकने के लिए बाजार में तो ये 45 रुपए में नहीं बिकेगा। इसमें क्या जुड़ जाएगा? इसमें सरकार का टैक्स जुड़ जाएगा। और इसके अलावा अगर सरकार किसी चीज पर कोई सब्सिडी दे रही है तो वो सब्सिडी इसमें से घटा दी जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए हम एक आज उदाहरण ले लेते हैं सोलर सेल का। एक सोलर सेल की जो फैक्टर कास्ट है वो 1 लाख रुपए है। 1 लाख में एक बैटरी तैयार हुई और सरकार ने ये कह रखा है कि हम इस सोलर सेल पे 40% सब्सिडी देंगे। अगर 40% सब्सिडी मिल रही है तो इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी? इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी 60,000 रुपए। इसी के विपरीत अगर कोई सामान है, मान लीजिए कि एक है बाइक, ये तैयार हुई 90,000 की, ये इसकी फैक्टर कास्ट कितनी है? 90,000। और सरकार ने कह रखा है कि अगर कोई बाइक आदमी बेचेगा और खरीदेगा, इसके ऊपर हम टैक्स लेंगे 10,000 रुपए का टैक्स। तो इसकी मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी? इसकी मार्केट प्राइस हो जाएगी 1 लाख।
यही दोनों चीजों के कैलकुलेशन से हटाना है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि मार्केट प्राइस और उसका अंतर क्या है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जीडीपी हमको निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कास्ट, तो किसके बराबर होगी? अगर हमारे पास पहले से पता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो इसमें मार्केट प्राइस में जुड़ा हुआ है टैक्स, जो उसकी फैक्टर कास्ट से अलग की चीज है, तो हम इसमें से टैक्स को घटा देंगे और जोड़ किसको देंगे? अगर सब्सिडी मिली है। ये है फार्मूला फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस का। यानी कि अगर जीडीपी एट फैक्टर कास्ट हमको निकालनी है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। इसी तरह से अगर हमको एनएनपी एट फैक्टर कास्ट निकालना है, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस से टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा फार्मूला एनएनपी एट फैक्टर कास्ट का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सारी कहानी जहां पे हम लोगों ने शुरू की थी, वो किस लिए शुरू की थी? क्योंकि हमको जानना था कि एनएनपी एट फैक्टर कास्ट क्या होता है। और यही एनएनपी एट फैक्टर कास्ट जो होता है, इसी को राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना जब करने की बात की जाती है, तो सारी की सारी जीडीपी हो, जीएनपी हो, जितनी भी कैलकुलेशन की जाती है, सब किसी न किसी अर्थ में नेशनल इनकम ही है, राष्ट्रीय आय ही है। लेकिन पारिभाषिक शब्द में एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को नेशनल इनकम कहते, ठीक है। और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट और है, वो क्या है? प्रति व्यक्ति आय, बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय निकालनी होती है, तो इसी नेशनल इनकम में डिवाइड कर देते हैं किसका? पॉपुलेशन। जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालने जाएंगे, तो हम नेशनल इनकम से पॉपुलेशन को से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम, यानी किसी भी देश की औसत व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है। तो एनएनपी एट फैक्टर कास्ट क्या हो गया? एनएनपी एट फैक्टर कास्ट ही हो गया नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम में पॉपुलेशन से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम। सिंपल सी बात है। ठीक है, इतनी चीजें हमको समझ में आ गई। अगला जो कॉन्सेप्ट हमको जानना है, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी, जिसको बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों आया होगा, ये विचार का प्रश्न है। आप लोगों को भी लगेगा कि आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं, तो इसको हम लोग पहले सुन लेते हैं। 1950 के बाद जितने भी सोशल साइंस थे, सारे सोशल साइंस धीरे धीरे उनका इंक्लाइनेशन जो है आम आदमी की तरफ आ गया था। यानी कि इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री हमको पढ़नी है, किसकी नजर से पढ़नी है? आम लोगों के हिसाब से। पहले के समय में ज्यादा जोर इस बात पे दिया जाता था कि कौन किस समय शासक बना, किसने कितने दिन शासन किया, उसकी शासन व्यवस्था में प्रशासन कैसा था। बस आम लोगों का जीवन कैसा था, इस पे विचार करना 20वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ। और 1950 के बाद हर एक सोशल साइंस में इसी तरह की चीजें आने लगी। 1950 के ही आसपास या उसके पहले, उसी दौर में, एक देश की इकोनॉमी की दूसरे देश से जब तुलना की जाती थी, तो तुलना होती थी एक्सचेंज रेट पर, जिसको बोलते हैं विनिमय दर। यानी कि अगर जो है आज की डेट में $1 की वैल्यू है, मान लीजिए 85 रुपए, तो अगर भारत की जीडीपी 1 लाख करोड़ रुपए है, उसको
अमेरिका की जीडीपी से तुलना करनी है तो हम इसी एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपए को डॉलर में चेंज कर लेते थे। तो यूएस डॉलर में 1 लाख करोड़ डिवाइडेड बाई 85 करके हम निकाल लेते थे कि भारत की जो जीडीपी है अमेरिका से कितनी कम है, कितनी छोटी है। यही सिस्टम चलता था। लेकिन 1970 के बाद के समय में चीजें तेजी से बदलने लगी। इस चीज पे ध्यान गया कि केवल एक्सचेंज रेट जो है वो आम आदमी के जीवन स्टैंडर्ड को बताने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से लोगों का जीवन अमेरिका में चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे चल रहा है। इसके लिए जमीनी हकीकत पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सोच कर देखिए, आप यूपी के किसी भी शहर में मान लीजिए हैं, आपकी सैलरी है 85,000 रुपए। 85,000 रुपये आपकी सैलरी है। इसका मतलब है कि आप अगर लखनऊ बनारस कहीं भी हैं तो आप जो है एक मध्यवर्गीय जीवन शैली अपना सकते हैं। आप जो है 2 BHK फ्लैट में रह सकते हैं। आप एक कार भी रख सकते हैं। आपके बच्चे की एजुकेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है वहाँ के हिसाब से। आप मतलब एक अच्छी जीवन शैली के साथ वहाँ पे रहेंगे। अगर 85,000 रुपये महीने आप कमा रहे हैं तो 10,000 रुपये में अच्छा किराए का घर मिल जाएगा। 10-12 हज़ार रुपये अगर आप जो है EMI देने की कंडीशन में होंगे तो कार मिल जाएगी। 10,000 रुपये, 5-7 हज़ार रुपये अगर आप फीस देने की कंडीशन में रहेंगे तो आपका बच्चा लखनऊ के सबसे अच्छे स्कूल में भी पढ़ लेगा। यानी आप एक अच्छी जीवन शैली के साथ रह सकते हैं। इसी को घुमा कर देखिए, अगर कोई व्यक्ति है 85 को इसी को कन्वर्ट करते हैं यूएस डॉलर में तो आएगा 1,000 यूएस डॉलर। अब 1,000 यूएस डॉलर वाला कोई आदमी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के शहर में है। अब यहां पर क्या वो इस तरह से रह लेगा? न्यूयॉर्क में उसको 2 BHK फ्लैट मिलेगा? क्या वो अपनी कार की EMI 1,000 डॉलर में दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। एक्चुअल कंडीशन क्या है कि डोमेस्टिक मार्केट में जो वस्तुओं और सेवाओं की प्राइसिंग होती है, इसके हिसाब से जो है किसी करेंसी के मूल्य को नापने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि लोगों के जीवन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ का फैसला तो इसी से हो रहा है। इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट ले आया गया। और इस कॉन्सेप्ट में माना जाता है कि $1 में जिन वस्तुओं और सेवाओं को यूएसए के बाजार में खरीदा जा सकता है, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं भारतीय बाजार में जिस मूल्य पर खरीदा जाएगा, वही PPP के आधार पर रुपए और डॉलर का संबंध होगा। यानी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम अब एक्सचेंज रेट के आधार पर एक इकोनॉमी की दूसरी इकोनॉमी से तुलना नहीं करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि आम व्यक्ति जो किसी देश में रह रहा है उस पैसे का करता क्या है। हमारे जेब में अगर मान लीजिए कि 500 रुपए हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम 500 रुपए मूल्य का कोई भी सामान, कोई भी सर्विस कभी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा उस रुपए का कोई मतलब नहीं है। अगर हम एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से चेंज करते हैं, अगर 1,000 डॉलर में जितना सामान मिलता है
यूएसए के मार्केट में उतने ही वैल्यू के लिए हमको 85,000 रुपए भारत में खर्च करना पड़े, तभी हम मानेंगे कि पीपीपी के आधार पर $1 85,000 रुपए के बराबर है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वहां की जीवन शैली, वहां के प्राइसिंग लेवल दूसरा है। इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी पे माना जाता है कि $1 में जितनी वस्तुएं हम अमेरिकी मार्केट में खरीद सकते हैं, उतनी ही वस्तुओं को भारत में जितने रुपए में खरीदेंगे, वही होगा परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर $1 और रुपए का संबंध। और 2022 में जो ये संबंध निकाला गया था, तो ये आया था $1 26 रुपए के बराबर आया था। अब देखिए कि कितना भारी अंतर है वास्तविकता में और एक्सचेंज रेट में और परचेजिंग पावर पैरिटी में। और इसी आधार पर जब अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाती है, तो भारत 2022-23 में ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया था। विश्व की 3rd सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया था? भारत था। पीपीपी के आधार पर। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को? कोई दिक्कत इसमें तो हमको बताइए। कोई समस्या नहीं है। परचेजिंग पावर पैरिटी को ध्यान से समझिएगा। यही एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आपको आगे पड़ने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी के जीवन पे इसी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। अगली चीज जो हम लोगों को जाननी है आज की क्लास में, वो है कि ये जो जीडीपी, जीएनपी, इसका डेटा इकट्ठा कौन करता है? तो हमारे यहाँ जो एनएसओ है, एनएसओ एक संगठन है भारत सरकार का, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नहीं, सेंट्रल, सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हमारे यहाँ ये जो जीडीपी, जीएनपी इन सब का कैलकुलेशन करता है। इसने 2015 में कुछ परिवर्तन किए हैं, इसको भी जान लेते हैं। 2015 से सबसे पहले दो चीजें जानिए। पहली चीज क्या है? पहला परिवर्तन किया गया आधार वर्ष में। आधार वर्ष अब बना दिया गया 2011-12। यानी कि जब हम जो है जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस 2011-12 पर निकालेंगे और फिर निकालेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो करंट चल रहा है, मान लीजिए कि 2024-25 पर निकालेंगे। दोनों के दोनों ही तो निकाले जा सकते हैं। तो ये जो चीज होगी, इससे हमको पता चल जाएगा कि मुद्रास्फीति क्या है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इससे कैसे निकलता है, क्योंकि जो प्रोड्यूस हुआ आज के समय 2024-25 में जितनी सेवाएं और वस्तुएं पैदा हुई, जो भी हमने प्रोड्यूस किया, उसका दो कैलकुलेशन हो सकता है मार्केट प्राइस पे। पहला कैलकुलेशन होगा फिक्स्ड ईयर पे, जो 2011-12 कर दिया गया 2015 से। दूसरा कैलकुलेशन होगा करंट प्राइस पे, आज की यानी चालू मूल्यों पे उसका परिवर्तन किया जाएगा। इसी से जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है, जिससे हम मुद्रास्फीति की गणना कर लेते हैं। दोनों के में जो अंतर होगा वो मुद्रास्फीति को क्लियर बता देगा। तो ये दो चीजें की जाती हैं। पहले जो बेस ईयर था ये जो है 2005-6 था, जिसको हटाकर 2015 में 11-12 कर दिया गया है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो ये किया गया है कि अब से आगे से जीडीपी को हमेशा स्थिर मूल्य पर नापा जाएगा। जो मूल्य कहाँ कब का होगा? 2011-12 का होगा। और जो हम जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा देंगे, जो भी सरकार से प्रकाशित होगा कि जीडीपी में 5% की वृद्धि हो गई, 7% की ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीजें किस पे आएंगी? हमेशा
फिक्स्ड प्राइस पर आएंगी, यानी कि 2011-12 की मार्केट प्राइस के हिसाब से पूरे जीडीपी को हमेशा प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो अगली चीज चेंज की गई वो कॉन्सेप्ट लाया गया जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब इसको समझने के लिए देखिए, हमेशा ही कोई भी व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें कुछ न कुछ जो है रॉ मटेरियल का यूज करता है। जैसे हमने उस समय बताया था आपको कि कोई आदमी है वो चला रहा है बेकरी। अब बेकरी में उसको केक बनाना है, इसमें लगेगा आटा, मैदा, दूध, चीनी, कुछ रसायन, ये सारी चीजें लगेंगी। और भी कुछ लगता होगा, देखेंगे। इसके अलावा जो लेबर फोर्स इसमें लगेगी वो तो अलग ही चीज है। इतनी चीजें लगी, ये चीजें खरीदने के बाद ये सारी चीजें जो भी रॉ मटेरियल है इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि 1000 रुपए। इस 1000 रुपए को वो एक सामान को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। अब प्रोसेस करने के बाद तैयार होगा इसका प्रोडक्ट, जो बिस्किट हो सकता है, केक हो सकता है। तो अब ये स्वाभाविक है कि जो प्रोडक्ट तैयार होगा, ये प्रोडक्ट तैयार होगा 2500 रुपए। क्लियर है ना? यही जो 1500 रुपए एडिशन हुआ है, इसी को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन 1500। ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति जितना भी प्रोडक्शन कर रहा है जिसका जीडीपी में योगदान है, जैसे पहले के समय में जीडीपी में क्या करते थे हम, जो फिनिश्ड वैल्यू आई, जो हमने फिनिश्ड गुड्स लिया, उसके पूरे दाम को हमने अपने आप रख लिया। जीवीए में क्या करते हैं कि जो हमारी फिनिश्ड वैल्यू है, इसका प्रोड्यूस है 2500 रुपए का, लेकिन 1000 रुपए का इसने इनपुट यूज किया है तो 1000 रुपए को घटा देंगे। इस बेकरी की जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगी वो 1500 रुपए होगी। इस फार्मूले के आधार पर जीवीए की गणना भी भारत में की जाएगी। और जीवीए की गणना और जीडीपी की गणना में थोड़ा अंतर यह है कि जीडीपी से हम जो अच्छा अनुमान लगा लेते हैं वो देश की वृद्धि का लगा लेते हैं, बेहतर अनुमान लगाते हैं। इसके विपरीत जीवीए की जब हम बात करते हैं तो जीवीए से जो सबसे बड़ा फायदा होता है अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रकों की तुलना करने में आसानी होती, आसान हो जाता है। और इसमें तीव्रता का भी पता चलता है। तीव्रता का पता चलने का मतलब क्या है कि कौन सा सेक्टर किस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, किसमें वैल्यू एडिशन कितना बेहतर ढंग से हो रही है, ये भी जो है जीवीए से पता चल जाता है। और वास्तविकता में क्या है, किसी भी देश का जो जीवीए होता है जब ये कैलकुलेट किया जाता है तो जीवीए एनएनपी एट फैक्टर कास्ट के बराबर ही आता है। ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सरकार जो है उत्पादन विधि द्वारा भी इसको कैलकुलेट करती है, इनकम विधि द्वारा भी करती है। इसके अलावा खर्च के माध्यम से भी, यानी जितना कंज्यूम हो रहा है इसके आधार पर भी करती है। इतना डिटेल हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को अपने इस कोर्स को समझने के लिए जितना जानना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है और जीवीए क्या है। तो जीवीए भी एनएनपी एट फैक्टर कास्ट को ही कहते हैं, जो हमारी नेशनल इनकम है। यानी कि जब हम टैक्स और सब्सिडी के प्रभाव को हटा देते हैं तो जो भी प्रोड्यूस बचता है वो जीवीए ही कहा जाता है। बस उसको कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। तो अब अगला
जो चैप्टर है चैप्टर 3 वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है, जो हम अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।